गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग ने पिछली बार ह्रासमान सीमांत उपयोगिता सिद्धांत का महत्व पर ख़त्म किया था, तो वहीं से हम फिर से शुरू करेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि सिद्धांत का क्या महत्व है। सिद्धांत का महत्व ये बताता है कि किस प्रकार एक सिद्धांत जो हम अर्थव्यवस्था के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस प्रकार अर्थव्यवस्था में उपयोगी सिद्ध होता है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता सिद्धांत का महत्व पहला ये बताता है कि ये उपयोगिता की बुनियादी सिद्धांत है। इसी के आधार पर जो बाकी सिद्धांत है, जैसे मांग का सिद्धांत, उपभोक्ता अतिरेक, उपभोक्ता संतुलन आदि सिद्धांतों की विवेचना की जाती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंस है इसकी ये है कि किसी वस्तु को किस प्रकार उसकी कीमत निर्धारित की जाएगी, इसके बारे में स्मिथ और डायमंड पैराडॉक्स को समझाता है। इसके अनुसार क्योंकि हीरे की उपलब्धता दुर्लभ है, अतः इसकी सीमांत उपयोगिता अधिक होगी और इस कारण उसकी कीमत भी अधिक होती है। वहीं पानी की उपलब्धता क्योंकि अधिक है, जिसके कारण उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है और कीमत भी कम होती है। यह सिद्धांत आपकी समाजवादी सिद्धांत, जिसमें पूंजी समानता वितरण सिद्धांत जो समाजवाद का है, उसको समझाने में भी मदद करता है। कैसे? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमीरों के पास ज़्यादा पैसा होता है और हमने ह्रासमान सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में ये पढ़ा है कि जैसे जैसे कोई भी वस्तु हमारे पास ज़्यादा होती जाती है तो हमारे पास उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। तो अर्थात अमीरों के पास जो पूंजी है उसकी सीमांत उपयोगिता कम है, अर्थात वो उसको इस्तेमाल कम करेंगे या उस ज़्यादा होने पे वो उनको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो हम क्या करेंगे कि उस पैसे को लेकर उस व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति जिसके पास पूंजी की सीमांत उपयोगिता अधिक है, उसे दे दें, जिससे कि समाज में समानता का सिद्धांत हो जाए। इसी को हम पूंजी समानता वितरण सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर ह्रासमान सीमांत उपयोगिता सिद्धांत समाप्त होता है। अब हम दूसरा टॉपिक उपभोक्ता संतुलन को पढ़ेंगे। देखिए, उपभोक्ता संतुलन का सिद्धांत, इसे गोसेन का द्वितीय सिद्धांत भी कहते हैं। इसे गोसेन का द्वितीय नियम या सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि यदि व्यक्ति के पास एक वस्तु है तो वह उसके कई उपयोग कर सकता है। वो उसे इस प्रकार विभाजित करेगा जिससे उसे हर प्रकार के उपयोग से समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर उपभोक्ता की अनगिनत इच्छाएं होती हैं, परंतु इन इच्छाओं को पूर्ण करने का साधन, यहाँ पर हम पैसा मान लेते हैं, हमेशा सीमित होता है। इस कारण एक उपभोक्ता अपने सीमित साधन इस प्रकार विभाजित करता है जिससे उसे अधिकतम या इष्टतम संतुष्टि प्राप्त हो। इसके लिए वो वस्तु से जब भी अब उसका उपयोग करेगा, उसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता की तुलना करेगा और यह क्रम तब तक जारी रखेगा जब तक उसे हर वस्तु जिसका वो उपयोग कर रहा है से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान न हो जाए। इस प्रक्रिया में उपभोक्ता वह वस्तु जिसमें कम सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही हो को उससे जिससे अधिक सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही हो उसे प्रतिस्थापित करता जाएगा। इसे ही अनुपातिक समानता का सिद्धांत या उपभोक्ता संतुलन का सिद्धांत कहते हैं। अब है उपभोक्ता संतुलन सिद्धांत की शर्तें। इसकी पहली शर्त है कि सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत अनुपात दोनों वस्तुओं के लिए समान होगा, अर्थात MUA/PA बराबर MUB/PB। इसकी दूसरी शर्त है कि दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता अनुपात वस्तुओं के कीमत अनुपात के बराबर होगी, अर्थात MUA/MUB बराबर PA/PB। और इसकी तीसरी शर्त है कि उपभोक्ता अपनी पूर्ण आय इन दो वस्तुओं के उपभोग पर खर्च करेगा, Y बराबर PA/A प्लस PB/PB। यहाँ MUA बराबर वस्तु A की सीमांत उपयोगिता, MUB बराबर वस्तु B की सीमांत उपयोगिता, PA बराबर वस्तु A की कीमत, PB बराबर वस्तु B की कीमत, A वस्तु A की मात्रा, B वस्तु B की मात्रा और Y व्यक्ति की कुल आय है। MUA यहाँ पर
MUN माइनस MUN-1 है। आपको इस बारे में मैं पहले भी सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता जब मैंने बताई है तब समझा चुकी हूँ। इसके पहले कि हम आगे पढ़ें, मैं आपको संतुलन का मतलब समझाना चाहती हूँ। अर्थव्यवस्था, या जैसा कि आप सब फिज़िक्स में जानते हैं, संतुलन एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर कोई भी चीज़ जो गई है वापस उसी स्थिति में आना पसंद करती है। जैसे आपने फिज़िक्स में एक पेंडुलम का वो लिया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा। पेंडुलम क्या होता है, एक जगह से बंधा होता है और जब आप उसको मूव कराते हैं तो वापस वो अपनी जहाँ ओरिजिनल जगह है वहीं आकर रुक जाता है। चाहे जितना भी वो मूव करे, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो वहीं आकर रुक जाता है। संतुलन, जब अर्थव्यवस्था में हम बात करते हैं तब हम संतुलन को भी उसी प्रकार समझते हैं। संतुलन क्या है? संतुलन एक ऐसी स्थिति है जहाँ से उपभोक्ता विचलित नहीं होना चाहता, क्योंकि वह उसकी इष्टतम, जहाँ पर उसे इष्टतम उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो जगह होती है। अगर वो किसी कारण से, मान लीजिए किसी भी कारण से, मान लीजिए कीमत के परिवर्तन या व्यवहार में परिवर्तन या मौसम में परिवर्तन के कारण अगर उसमें कुछ भी वो चेंजेस करता भी है, फिर वो वापस उसी जगह आके उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो संतुलन एक ऐसी स्थिति जहाँ पर उपभोक्ता को इष्टतम संतुष्टि प्राप्त होगी, वो स्थिति है, और वो वहाँ से विचलित नहीं होना चाहता, क्योंकि उसका ध्येय इष्टतम उपयोगिता प्राप्त करना होता है। अब हम उपभोक्ता संतुलन की शर्तों को एक उदाहरण के रूप में समझेंगे। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, A केला और B सेब। व्यक्ति की आय ₹12 है। वस्तु की कीमत PA यानी केले की कीमत ₹2 और PB यानी सेब की कीमत ₹1 है। अब हम इसे एक तालिका के रूप में समझते हैं। आप देख रहे हैं कि वस्तुओं की इकाई दी हुई है, 1 2 3 4 5। आपका MUA यानी सीमांत उपयोगिता किसकी? केले की दी हुई है। 100, 80, 60, 40 और 20, यानी एक इकाई पे कितनी सीमांत उपयोगिता केले को? 100। 2 पे 80, 3 पे 60, 4 पे 40 और 5 पे 20। आपको पता है PA यानी कीमत केले की कितनी है? ₹2। अब हम इसका MUA/PA निकालेंगे। आपको याद होगा पहली शर्त, सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत अनुपात दोनों वस्तुओं के लिए समान होगा। MUA/PA = MUB/PB। इसे कैसे समझना है, कैसे प्रूव करना है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने MUA/PA निकाला है। अब हम पुनः तालिका पे जाएंगे। यहाँ MUB दिया हुआ है 80, 60, 40, 20 और 10, और प्राइस आपको पता है ₹1 है। MUB/PB, MU यानी MUB को PB से डिवाइड करेंगे। डिवाइड मतलब भाग देना, ठीक है। 80 को अगर हमने 1 से भाग दिया तो बचेगा 80। आपको डिवाइड करना आता है? अगर नहीं आता है तो प्लीज़ रिवाइज़ करें। 60 को अगर 1 से भाग दिया तो 60, 40 को 1 से भाग दिया तो 40, 40/1 = 40। 20 को 1 से भाग दिया तो 20/1 = 20, और 10/1 या 10 डिवाइडेड बाय 1, 10/1 = 10, ठीक है। अब हम पहली शर्त को समझने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं पहले फर्स्ट इकाई के लिए MUA/PA 100/2 = 50 है। क्या ये MUB के बराबर है? यहाँ पर MUB 80 है और MUA 50 है। क्या ये दोनों बराबर हैं? यानी पहली शर्त यहाँ पर मंजूर नहीं होती है। हम दूसरी इकाई पे जाएंगे। 80/20 = 40 और 60/1 = 60। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। फिर हम तीसरी पे जाएंगे। 60/2 = 30 एंड 40/1 = 40। 30 और 40 क्या बराबर है? नहीं है। तो हम चौथी इकाई पे जाएंगे। 40/20 = 20, ठीक, और 20/20 = 20।
अच्छा, पहली शर्त यहाँ पर पूरी होती है, पर जब आप 5वीं इकाई में जाते हैं तो पहली शर्त यहाँ भी पूरी होती है। देखिए 20/20 इज इक्वल टू 10 और 10/1 इज इक्वल टू 10। सी, यहाँ भी पूरी होती है, यहाँ भी पूरी हो जाती है। पर आपको पता है कि एक उपभोक्ता अपने इष्टतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। अगर हम इस पे जाते हैं तो सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं होगी, सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी। पर एक उपभोक्ता की क्या स्थिति है कि वो चाहता है कि उसे सीमांत उपयोगिता भी मैक्सिमम प्राप्त हो, इसलिए हम चौथी इकाई पे पहली शर्त मान्य करेंगे। ओके, अब हम इसकी दूसरी शर्त पे आते हैं, MUA/MUB इज इक्वल टू PA/PB। ठीक, अब MUA/MUB हमने कौन सा लिया है? MUA यहाँ पर क्या है? 40, देख लीजिए 40 है ना। MUB क्या है? 20। ठीक, PA कितना है? 2 और PB है 1। ठीक, ये बराबर है। अगर आप 40 को 20 से डिवाइड करें, 22, 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, सही है। सेकेंड शर्त भी मान्य होती है। ऑलराइट, इसी पॉइंट पे 4th यूनिट पे, ठीक है ना। आप अगर दूसरे जो ऑप्शंस हैं उन पे आप करके इसको देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि 4th यूनिट ही वो जगह है जहाँ पर उपभोक्ता को संतुलन प्राप्त होगा। अब देखते हैं, आप देख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, इसमें हम MUA/MUB लेते हैं इज इक्वल टू PA/PB। ओके, फर्स्ट यूनिट का MUA कितना है? 100 बटे MUB है 80 इज इक्वल टू, प्राइस का तो रेशियो वही है 2/1। ठीक, अब हम इसको कट करते हैं, 2 5 ज़ा और 2 4 ज़ा, और ये है 2, ये दोनों इक्वल हैं, इट इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो सेकेंड शर्त क्रॉस है ना। इसी तरह आप और बाकी जो हैं उनको भी करके देखिए, आप पाएंगे कि जब हम चौथी इकाई पे आते हैं तभी ये शर्त पूरी होती है। ठीक, सेकेंड शर्त। अब हम तीसरी शर्त पे आते हैं, वो है y इज इक्वल टू PA/A प्लस PB/B। अच्छा, 4th इकाई पे जाते हैं, PA कितना है? 2। आपको पता है ये चीज़, पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ मैं। देखिए वस्तु की कीमत PA बराबर 2 है। ठीक, A कितना लिया आपने? कितनी इकाइयाँ हैं? 4 इकाई। 4th यूनिट पे हैं 4 इकाई। ठीक है, उसको किससे जोड़ेंगे? PB कितना है? 1 रुपये। ठीक, यहाँ भी लिखा हुआ है। उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 4th इकाई से ही, क्योंकि 4 ही यूनिट आपने उसकी भी उपभोग की है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, क्या होता है? 4 2 ज़ा 8 और 1 4 ज़ा 4 इज इक्वल टू 8 4 4 इज इक्वल टू 12। इतना ही पैसा जो उसके पास है, व्यक्ति की आय भी 12 रुपये ही है। और आपकी तीसरी शर्त यहाँ पर पूरी होती है कि उपभोक्ता अपने सभी जो उसकी पूरी आय है उसका उपभोग, उसके इस्तेमाल किस में करेगा? इन 2 वस्तुओं के उपभोग पे करेगा, इन 2 वस्तुओं के उपभोग पर, पूरी आय का इस्तेमाल इन 2 वस्तुओं के उपभोग पे करेगा। तो तीसरी कंडीशन भी यहाँ पूरी हो जाती है। ठीक है, इससे उपभोक्ता संतुलन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक उपभोक्ता को उसका इष्टतम संयोग वहाँ प्राप्त होगा जहाँ यह निम्न 3 शर्तें मान्य होगी। पहली, वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात समान होगा। दूसरी,
वस्तु की कीमत का अनुपात उसकी सीमांत उपयोगिता के समान होगा। और तीसरी, जब व्यक्ति अपनी पूरी आय इन दो वस्तुओं पर खर्च करेगा। ठीक है, अब हम इसे एक वक्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए, एक्स अक्ष पे सेब और केले की मात्रा, वाई अक्ष पे एम यू ए अपॉन पी ए, एम यू बी अपॉन पी ए और बी संतुलन की वह जगह बताते हैं जहाँ पर एक उपभोक्ता वस्तुओं पे अपनी कुल आय खर्च करने के उपरांत जिन चीज़ों का उपभोग करता है। आपको याद है कि वो दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम है, 4 यूनिट्स का ही उपभोग करता है वो, है ना। और उसके अनुसार उसे एम यू ए और एम यू बी प्राप्त होती है जो कि इक्वल होती है। ठीक है, ये जो वक्र है ये आपको उपभोक्ता के संतुलन या उपभोक्ता समानता सिद्धांत बताने की प्रयास करता है। अब हम सिद्धांत की सीमाओं पे आएंगे। सीमाएं वह जगह है जहाँ तक किसी भी सिद्धांत की उपलब्धता होती है या जहाँ तक वो कोई कार्य कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी पहली जो सीमा है वो है पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता। आप सब जानते हैं कि हमें कभी भी एक मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें, जो व्यवहारिक बात यह है कि हमें हमेशा नहीं पता होता कि मार्केट में क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं या कितने दाम पे, हम पूरे मार्केट की जानकारी नहीं रखते। परंतु यह सिद्धांत तभी लागू होगा जब हम एक उपभोक्ता को अपने पूरे बाज़ार की जानकारी हो और वो पूरी हर जगह क्या क्या कीमत है इसके बारे में भी जानता हो। अर्थात ये सिद्धांत जैसे ही आपको जानकारी कम हो जाती है, आपका ज्ञान अपूर्ण हो जाता है, ये सिद्धांत वहाँ पर लागू नहीं होगा। दूसरा है वस्तुओं का अविभाज्य होना। पहले आप अविभाज्य का मतलब समझिए। देखिए, कोई भी वस्तु जो आप खरीदते हैं, है ना, जैसे सेब, ऐसा नहीं कर सकते आप कि उसे फाड़ के ले आएं, है ना, या काट के ले लें। आप पूरे का पूरा सामान लेंगे, परंतु ऐसा भी नहीं होता कि आप पूरे सेब का पेड़ ही ले आएं, है ना। अर्थात कि जो भी वस्तु है वो अविभाज्य होगी तभी ये सिद्धांत लागू होगा। अविभाज्य मतलब उसे भाग ना दिया जा सके, परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, यानी विभाजन करना आवश्यक है। आप पूरा पेड़ नहीं ला सकते या खेत का खेत नहीं खरीद सकते, आपको कुछ बोरे चाहिए होंगे, है ना। तो इस कारण से जैसे ही ये चीज़ जैसे व्यवहारिक हम होते हैं अर्थव्यवस्था में, वैसे ही ये सिद्धांत वहाँ पर उसको लिमिट कर देता है। ये सिद्धांत ये भी मानता है कि वस्तुओं की इच्छाओं व आदतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु मौसम के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार, नए फैशन के अनुसार व्यक्ति की इच्छाएं और वस्तुओं की और आदतों में परिवर्तन होता रहता है। तो हम इसकी सीमा भी यहीं तक है। अर्थात जैसे ही इच्छाओं और आदतों में परिवर्तन होगा वैसे ही ये सिद्धांत की सीमा आ जाएगी। अर्थात ये वहाँ पर नहीं होगा जहाँ पर इच्छाओं और आदतों में परिवर्तन हो। उपभोक्ता एक समझदार प्राणी होना चाहिए, परंतु बहुत सारे उपभोक्ता एक समझदार प्राणी होता है, उसकी सबसे पहली और आखिरी इच्छा होती है कि उसे सबसे ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। पर कई बार उपभोक्ता नासमझ भी होता है या एडिक्टेड होता है या उसकी इच्छा अलग होती है। तो जहाँ पर व्यक्ति समझदार नहीं रहेगा वहाँ पर ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। ओके, अब आता है सिद्धांत की उपयोगिता। जैसे कि मैं पहले ह्रासमान सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में भी बता चुकी हूँ कि सीमांत की कुछ उपयोगिता है, कहाँ पर वो अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के जो नियम है वहाँ कहाँ पर वो लागू होता है। तो उपभोक्ता संतुलन सिद्धांत, पहली चीज़, उपभोक्ता की व्यय को समझने में समर्थ बनाता है कि व्यक्ति क्या चाहता है, वो कितना खरीदेगा, क्या खरीदेगा, ये सब चीज़ें किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, उपभोक्ता संतुलन सिद्धांत। दूसरा, उपभोक्ता की बचत और उपभोक्ता को समझने में मदद करता है। वो कितनी बचत करेगा,
अर्थात कहाँ पर उसको सीमांत उपयोगिता अधिकतम प्राप्त हो जाएगी और वहाँ कहाँ से वो कितना पे नहीं करना चाहेगा, इन सब के बारे में भी जानकारी हमें इसके द्वारा होती है। उत्पादन में उत्पादक को उपभोक्ता के व्यवहार को समझने में मदद करता है, यानी जो उत्पादक है वो कैसे उत्पादन करें कि उपभोक्ता की सभी इच्छाएं पूर्ण की जा सकें, इसके बारे में भी उपभोक्ता संतुलन सिद्धांत समझने में मदद करता है। उपभोक्ता के कर के सिद्धांत को समझने में भी ये सहायक है। कितना कर सरकार अगर उस पर डाले तो वो पे करेगा इच्छा से, बिना इच्छा से नहीं, इच्छा से कितना वो कर पाएगा, इसको भी समझने में उपभोक्ता संतुलन सिद्धांत आपकी मदद करता है। अब इस सिद्धांत की मान्यताएं जो छूट गई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। उपयोगिता सिद्धांत की मान्यताएं सेम रहेंगी, जो पहले आपने हरासमान सिद्धांत में भी इस्तेमाल की, उसके पहले भी जो मैंने मान्यताएं उपयोगिता के लिए दी हैं वही मान्यताएं आप इसके लिए भी इस्तेमाल करेंगे। पहला, उपयोगिता एक गणनावाचक इकाई है। दूसरा, उपयोगिता की गणना उसकी कीमत के आधार पर होती है। तीसरा, उपभोक्ता एक समझदार प्राणी है जिसका परम उद्देश्य वस्तुओं के द्वारा अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना है। उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध सभी वस्तुओं की कीमत व बाजार की पूर्ण ज्ञान है। वस्तु की कोई स्थापना बाजार में मौजूद नहीं है और बाजार में केवल 2 वस्तुओं का ही उत्पादन होता है। इस तरह उपभोक्ता का संतुलन का सिद्धांत यहाँ पर समाप्त होता है और आपकी उपयोगिता का जो उपभोक्ता का सिद्धांत का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी जो फर्स्ट टॉपिक मैंने बताया था उपयोगिता, वह भी यहाँ समाप्त होता है। अब हम अनादिमान वक्र पढ़ना स्टार्ट करेंगे अगली बार से। थैंक यू।